सब्सक्राइब कीजिए जीएस फोरम विद वीके मिश्रा चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दबाइए बेल आइकॉन। जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं जीएस फोरम और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के इस कड़ी में आज हम लोग तीसरे लेक्चर में बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि संविधान में वर्तमान में जितने प्रावधान किए गए हैं उन सारे प्रावधानों का स्रोत हमारे लिए क्या था, उनको हमने कहाँ से ग्रहण किया है, या उसको हम कह सकते हैं कि कहाँ से ये सारे प्रावधान प्रभावित होते हैं। इसमें अगर हम लोग सवाल पर थोड़ा सा चर्चा कर लें कि सवाल आपको कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अगर हम लोग पीसीएस की बात करें, उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें, तो यहाँ पर आज भी मेंस क्या होता था, ये प्री जैसा ही होता था। इसलिए सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से पढ़ने वाले लोग अभी तक इसको लिखने का कोई प्रयास नहीं कर रहे थे, लेकिन समय अब आ गया है कि आपको लिखने के लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। कोशिश करिए कि कम से कम प्रतिदिन 1 से 2 पन्ने आप जरूर लिखें। कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए और उस पर लिखने का प्रयास करिए। जो पुरानी एक कहावत थी कि लिख लिख कर याद करने से ही तैयार होता है, तो वास्तव में अब उसको अप्लाई करने का वक्त है। उसको आप अप्लाई करें, एक एक सवालों को ही लिखें, लेकिन प्रतिदिन नियमितः एक सवाल ज़रूर लिखने की कोशिश करें। तो भारतीय संविधान पर स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत पर सवाल एक तो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, और प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, या फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया। तो इस तरह के सवाल आपको प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर भी आपको प्रारंभिक परीक्षा वाले सवाल भी आपको 2 तरीके से होगा। एक तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, और दूसरा आपको मैचिंग करवाने के लिए पूछा जाएगा। माने कि 2 सूचियाँ दे दिया जाएगा और उसमें अलग अलग देश एक तरफ लिखे होंगे, दूसरी तरफ वहाँ से लिए गए स्रोत लिखे होंगे। अब उन्हीं को आपस में आपको मिलाने की ज़रूरत होगी। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। जब मैचिंग वाले सवालों को पूछा जाता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि अगर अभी तक आप सीधे सीधे जो सवाल पूछे जा रहे थे वहाँ पर सिर्फ एक सवाल पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ पर एक साथ 4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये 5 सवालों में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सवाल हमको यहाँ से कहाँ पर पूछे जा सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए बात कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा में आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को अलग अलग जगहों से लिया गया, इसलिए जो संविधान के आलोचक हैं, आलोचकों के द्वारा इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आलोचना करने के संदर्भ में कोई इसको कहता है कि भानुमति का पिटारा है, तो कोई कहता है कि ये भिखारी का कटोरा है, तो कोई ये कहता है कि कैंची और गोंद का ये समन्वय है, तो कोई ये कहता है कि उधार ली गई बहुत सारी वस्तुओं का एक संकलन मात्र है। तो आलोचकों के द्वारा जो ये आलोचनाएं की गई, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये गलत नहीं था। उन्होंने आलोचना जो की वो सत्य था। हमें प्रूफ करने की ज़रूरत यहाँ पर, चूँकि हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा में आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना होगा कि जितने भी प्रावधान, जितने भी कथन हैं आलोचकों के द्वारा कहे गए हैं वो सत्य हैं या नहीं हैं। दूसरा कि आपको फिर लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि वास्तव में प्रावधानों को हमने लिया जरूर है, लेकिन अपने देश की काल परिस्थितियों के अनुसार जब उसको हमने परिवर्तित कर लिया, तब उसको हम पूर्णतः उधार नहीं कह सकते, या पूर्णतः कहीं से एक्सेप्टेड नहीं कह सकते। हम कहेंगे लिया जरूर है अनेक देशों से, लेकिन उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमने
बदलने का प्रयास किया है और उसको बदल करके अप्लाई किया है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारा उद्देश्य मौलिक संविधान का निर्माण करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें ऐसे संविधान का निर्माण करने की आवश्यकता है, या हमारा उद्देश्य ऐसा संविधान निर्माण करने का है जो हमारे देश के लिए अच्छा हो, मतलब कि जो हमारे देश की परिस्थिति है उसके अनुसार हमें संविधान निर्माण करने की आवश्यकता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से मेंस का सवाल मैंने जो आलोचना वाला बताया वो एक, और दूसरा सवाल एक ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान 1935 की कार्बन कॉपी है, तो यहाँ से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, ये आपको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब बढ़ते हैं कि किस तरह से संविधान के स्रोतों को हम लोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दोनों के दृष्टिकोण से कैसे इसको पूरा करेंगे। सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले संविधान के जो स्रोत हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट आपका हो जाएगा बाह्य स्रोत और दूसरा हो जाएगा आंतरिक स्रोत। तो आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत अगर आप वहाँ पर देखते रहें तो आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर उन स्रोतों को शामिल किया गया जिसका संबंध कहीं न कहीं हमारे देश से था या भारत से था। जैसे कि आप देखें तो वहाँ पर प्रमुख न्यायिक निर्णय लिखा हुआ है। तो प्रमुख न्यायिक निर्णय का मतलब है क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा दिया गया निर्णय, कह सकते हैं कि जो अपर न्यायालय हैं, अपर कोर्ट्स हैं, उनके द्वारा जितने भी निर्णय दिए जाते हैं उसे ही अन्य छोटे न्यायालयों के लिए वो एक कानून के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो संविधान में जो निर्माण की बात है वहाँ से भी कुछ न कुछ स्रोत आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये प्रमुख स्रोत के रूप में नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव आपको देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान को यहाँ का सबसे बड़ा कानून और सबसे मूल कानून कहा जाता है। मूल कानून का मतलब कि देश में जितने भी कानून बनाए गए उन सब का स्रोत कौन होगा? संविधान होगा। यानी कि सबसे बड़ा कानून कौन हो गया? संविधान हो गया। तो यहाँ पर प्रमुख न्यायिक निर्णय को आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये माइनर में आएगा। अगले में बढ़ें तो भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, फिर 1928 की नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 को देखें। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, यही वो आंतरिक स्रोत है जिसे आपको बहुत बढ़िया से पढ़ने की ज़रूरत है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने आलोचना करते हुए अलग अलग कथन आपको दिखाया है। जैसे कि एक प्रोफेसर हैं श्रीनिवासन, तो श्रीनिवासन ने कहा था कि भारतीय संविधान 1935 की लगभग नकल है, माने कि जितने प्रावधान और जिन परिस्थितियों के प्रावधान यहाँ पर दिए गए थे 1935 के अधिनियम में, श्रीनिवासन के अनुसार सीधा सीधा यहाँ पर ले लिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि श्रीनिवासन ने क्या कहा था? भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की लगभग नकल है। इसके बाद अगर देखें तो ये भी कहा जाता है कि पुरानी लिखावट की जगह पर नई लिखावट के लिए एक जगह तैयार करना भी ये 1935 के शासन अधिनियम के बारे में कहा जाता है। हम लोग अगर आइवर जेनिंग्स की बात करें तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि सीधा सीधा इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया, 1935 का अधिनियम ही आज का भारतीय संविधान है। ये कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। उसके बाद अगर देखें तो भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमने नकल किया है, संविधान के प्रावधानों को हमने अलग अलग जगहों से लिया है, तो इसमें गलत क्या है? संविधान सभा में कहा था कि इसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, बल्कि यहाँ पर कोई भी साहित्यिक चोरी हमने नहीं किया है। हमने किया क्या है कि अलग अलग देशों के प्रावधानों को हमने पढ़ा है, समझा है, और उसके बाद वहाँ की जो परिस्थितियाँ, हमारे देश की जो परिस्थितियाँ हैं
उन प्रावधानों को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उसको लागू करने का प्रयास किया है। ये कहा था संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। लगभग नकल श्रीनिवासन ने कहा था पुरानी लिखावट की जगह पर नई लिखावट करना, उसके लिए जगह बनाना। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि ये सीधा सीधा 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है, और अंबेडकर ने कहा था कि नकल करने में कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। इसके बाद अब आपको देखना है कि 1935 के अधिनियम से हमने किन किन प्रावधानों को ग्रहण किया है। जैसे कि अगर आप पहला देखें तो यहाँ पर दिया है संघीय शासन व्यवस्था को, और संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर जो हम लोगों को मुख्य रूप से देखना है वो है यहाँ पर 3 सूचियाँ। तो 3 सूची आप जानते हैं कि संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया, और यही 3 सूचियाँ अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर क्या था, हमने बात किया था संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ, शेड्यूल को हम लोगों ने पढ़ा है, और यहाँ पर कुल हम लोगों ने 12 अनुसूचियों को पढ़ा था। और इसी 12 अनुसूचियों में एक 7वें नंबर की अनुसूची थी। 7वीं अनुसूची में भी कहा गया था कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के संबंधों को बनाने के लिए 3 प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की गई है। 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट की बात की गई है 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर यहाँ पर देखें तो कुल कितनी सूचियाँ हो गई हैं, 3 सूचियाँ आपको पढ़ना है। तो 3 सूचियों में आप देखें तो एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। तो यहाँ से अगर आप देखें इसको ध्यान दे करके, तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में यहाँ पर आप देखिए तो संघ सूची का मतलब है कि ऐसे विषयों को यहाँ पर रखा जाएगा जिस पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्रीय सरकार के पास होगा, और वह विषय भी केंद्रीय महत्व का होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो राज्य सूची में किन विषयों को रखा गया, तो राज्य के महत्व के विषयों को रखा गया जिस पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकार को होगा। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा जो केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण है और राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, और उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दें तो वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से लिया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। लेकिन यहाँ पर जो आपको सवाल पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे, मैं यहाँ थोड़ा मिटा रहा हूँ। इसमें आपको जो ध्यान देना है, जो अक्सर आप कंफ्यूज भी कर देते हैं, तो वो ये है कि जो ये 3 सूचियाँ हैं, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर जो 1935 का अधिनियम था, तो 1935 के अधिनियम में इसमें कितने विषय थे, तो कितने विषय थे इसमें, 59, 59, 54, 54 और 36 यानी कि 36। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा अंतर क्या है कि जो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार वर्तमान में किसको है, केंद्र और राज्य दोनों को है। तो 1935 के अधिनियम में इस पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राज्यपाल का कार्यकाल है। तो राज्यपाल का कार्यकाल आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसको हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लोक सेवा आयोग को कहाँ से लिया गया, 1935 के अधिनियम से। आपातकाल व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो 1935 से। अध्यादेश क्या होता है, ये अध्यादेश राष्ट्रपति के लिए 1, 2, 3 में और राज्यपाल के लिए 2, 3, 1 आर्टिकल में ये दिया गया है। अध्यादेश का मतलब ये हालांकि आगे भी आएगा आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लें कि अध्यादेश तब लाया जाता है, ऑर्डिनेंस तब जारी किया जाता है राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा, जब
किसी मुद्दे पर या किसी विषय पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, लेकिन सदन बैठक न हुई हो, सदन का कार्यकाल सत्र न चल रहा हो, तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा एक अध्यादेश जारी करके उसके लिए जो हमें कानून की ज़रूरत है, हम कानून का निर्माण कर देते हैं और वो कानून के अनुसार ही मुख्य रूप से कार्य करता है। तो यहाँ पर अध्यादेश वाली बात है। आर्टिकल 143 तो समझ ही रहे होंगे। आर्टिकल 143 में है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन सलाह मांगने के लिए वो बाध्यकारी नहीं होगा। तो यूं कह सकते हैं कि आर्टिकल 143 का मतलब है कि राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में सलाहकारी शक्ति या सलाहकारी संबंध। आगे है तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। तो 1935 के अधिनियम से आपको इतने सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा जो स्रोत है तो वो है बाह्य स्रोत। आप जानते हैं कि संविधान का निर्माण करने से पहले हमारे जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसके जो जितने भी सदस्य थे वो सारे लोग विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का उन्होंने अवलोकन किया था। और इन 60 देशों के संविधान के अवलोकन के बाद पाया कि 10 ऐसे प्रमुख देश हैं जहां से हम अपने देश के संविधान के लिए कुछ प्रावधानों को ग्रहण कर सकते हैं। तो पहले इधर वाला आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, अब यहां पर आपको देखना है कि बाह्य स्रोत में कौन कौन से प्रावधानों को हमने ग्रहण किया है। तो बाह्य स्रोत में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो पहला हमने लिखा है आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान। तो राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्वों का हम लोग यहाँ पर प्रावधान करते हैं, ये क्या है, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान। अभी आप ये समझ रहे होंगे, नाम से ही लग रहा है कि राज्य को क्या करेगा, निर्देशित करेगा, किसके लिए, नीतियों के निर्माण के लिए। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। और दूसरा जो सवाल यहाँ से आपको पूछा जाता है तो वो ये होता है कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात होती है, उसका प्रावधान हमें कहाँ मिल जाएगा, आयरलैंड के संविधान से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत। इसके बाद है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जरिए जो एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, उसकी व्यवस्था हमने कहाँ से लिया था, आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद अगर देखें तो लिखा है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। तो 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो कहाँ पर है, पहला चीज़ तो आपको यही सवाल आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है। तो 12 मेंबर यहाँ पर नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किन आधारों पर होते हैं, तो वो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा पर विशेष नज़र रखने वाले विशेष विद्वान लोग, उनके बारे में विशेषता धारण करने वाले लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके बाद अगला हम लोगों का है ऑस्ट्रेलिया से। हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से अगर आप ध्यान दें
तो आप यहाँ पर जानते हैं, जो हम लोग पहले प्रस्तावना वाले वीडियो हम लोगों ने बात किया था, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने यहाँ से लिया था। उसके बाद आप जानते हैं कि जो 3 सूचियाँ थीं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें से ये समवर्ती सूची को हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और दूसरा कि जो आप देखे हैं आर्टिकल 19 की बात होती है, यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई। तो आर्टिकल 19 के तहत जो आप देखते हैं व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, समागम की स्वतंत्रता, इस व्यवस्था को भी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने लिया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से आप देखिए तो FR लिया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों को हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। इसके बाद अगर देखें तो स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका लिखा है। आपको मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसको आपको स्पष्ट करना होगा। तो कैसे स्वतंत्र है ये आपको बताना होगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम लोगों का मुद्दा ये है कि अमेरिका से कौन कौन से प्रावधानों को लिया गया था। तो मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, फिर न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, यानी कि जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाए, कार्यपालिका के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसकी संवैधानिकता की जांच करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो न्यायपालिका के पास है। वही प्रावधान क्या कहलाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। उसके बाद न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो राष्ट्रपति के लिए हटाने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो राष्ट्रपति को अगर हमें हटाना हो तो हम लोग यहाँ पर महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि महाभियोग शब्द ये है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? तो ये राष्ट्रपति के लिए ही ये होता है। लेकिन आप यहाँ देखें तो लिखा है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है वो भी हमने कहाँ से लिया है? तो वो भी हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अर्थात महाभियोग, और न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या अर्थात महाभियोग हो सकता है या नहीं? तो अगर हम लोग केवल शब्दों की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि केवल शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन जो प्रक्रिया महाभियोग की है ठीक उसी तरह की, उसके जैसे प्रक्रिया है, बट एग्जैक्ट वो प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको ये भी मैं क्लियर करवाऊंगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग और मुख्य न्यायाधीश के महाभियोग में क्या अंतर होता है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? तो उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से। उसके बाद जो विधि का समान संरक्षण है, आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 में 2 बातों का उल्लेख किया गया है। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा वर्ड क्या है? विधि का समान संरक्षण। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि समक्ष समानता की बात जो है उसको हमने लिया है ब्रिटेन से, और समान संरक्षण की बात जो है उसको हमने लिया है USA से। उसके बाद फिर अगर देखें तो वित्तीय आपातकाल, केवल आपातकाल 1935 के अधिनियम से आपातकाल के दौरान मूलाधिकारों का निलंबन जापान से। उसके बाद फिर वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल को हम लोगों ने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से ही लिया। उसके बाद संशोधन में राज्यों की भूमिका कैसी होती है, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक होता है संविधान में संशोधन करने के कुछ प्रोसेस में। तो उसके बाद जैसे यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम है,
तो इन सारे प्रावधानों को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखा जाए कि कौन कौन प्रावधान ऐसे हैं जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान की संशोधन व्यवस्था को हम लोगों ने कहाँ से लिया है? वो लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसमें क्या है कि आर्टिकल 368 में प्रावधान किया गया कि भारतीय संसद को ये अधिकार होगा कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ा था जब मैं आपको प्रस्तावना में संशोधन बता रहा था। तो यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान देना है कि संविधान में संशोधन अगर देखें तो वो हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आइए रसिया की बात कर लेते हैं, सोवियत संघ की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से लिया गया वो लिया गया है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को। तो मौलिक कर्तव्यों को आप अगर देखें तो मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? वो रसिया के संविधान से लिया गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था, यानी कि जब 1950 में संविधान को पूर्णतः लागू किया गया तो उस समय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। इसको हम लोगों ने कब जोड़ा है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको हम लोगों ने जोड़ा था और इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान को जोड़ा गया। तो यहाँ से आप देख लें एक बार कि ब्रिटेन से किन प्रावधानों को लिया गया? तो संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का प्रावधान ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, लोकसेवकों की पदावधि ब्रिटेन से, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, और आर्टिकल 32 के तहत परमाधिकार लेख की बात भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अभी यहाँ पर मैं जो इसको थोड़ा सा ब्रीफ किया हूँ, इसको आपको आगे और डिटेल्स में तब मिलेगा जब हम लोग बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं को। अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें और मिल जाएंगी। इसके बाद जापान से क्या लिया गया कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है? उसको हमने जापान से लिया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से या वीमर संविधान से हम लोगों ने लिया था आपातकाल व्यवस्था के दौरान फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन। और उसके बाद कनाडा से, यहाँ पर आप देख लें कनाडा से, नोट्स में आपको मिलेगा, कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया है कि वो सारी प्रक्रियाएं जो कहीं न कहीं केंद्र को शक्तिशाली बनाती हैं, कनाडा से। और उसके बाद फ्रांस से हम लोगों ने लिया है गणतंत्रीय व्यवस्था। गणतंत्र के बारे में हम लोगों ने प्रस्तावना में डिटेल में पढ़ा था, क्या होता है, क्यों, कैसे होता है। तो मित्रों आज की बातें हम लोग बस यहीं तक करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत को हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत है तो ये आपको देखना है कि इस पर जो सवाल बन जाते हैं आप उस सवालों को थोड़ा सा लिख लीजिए कि मेंस में आपको क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मेंस के लिए हम लोग सवाल की अगर बात करें तो एक सवाल आपको यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, इस पर आपको टिप्पणी करना होगा 200 या 150 में। और ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम से प्रभावित है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। आप जानते हैं कि 1935 का ही अधिनियम था जहां से 2/3 भागों को, लगभग कितने 250 आर्टिकल्स को यहाँ से लिया गया था। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत कौन होगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ों में जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसीलिए कॉन्सेप्ट लिया है।
फैक्ट पर बहुत ज़्यादा हमने फोकस नहीं किया, क्योंकि आप फैक्ट को किताबों से भी पढ़ लेते हैं और बहुत सारे जगहों से आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेगा। संविधान का ये तीसरा वीडियो है, पिछले 2 वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा कर के पहले दोनों वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पर इसी क्लास का PDF नोट्स भी उपलब्ध होगा, उसको कर लीजिएगा। तब अगले दिन आपको मिलेगा, आपकी जो प्लेलिस्ट है क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस पेपर वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाइएगा तो भारतीय संविधान के स्रोत पर आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको मैं आपके साथ अभ्यास करवाऊंगा, सवाल यहाँ पर कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो हम लोगों का टारगेट है वो पूरा होता नजर आएगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर सब्सक्राइब लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हैं, कर दीजिए। जय हिंद।